यूनिवर्स का ब्लूप्रिंट मैग्नेटिक लाइंस से बनाया गया है। मैग्नेटिक फील्ड्स स्टार्स को जलने में मदद करती हैं। वो सारी गैलेक्सीज को शेप देती हैं। और वही फोर्स जो मैग्नेटिज्म पैदा करती है वो सीमेंट है जो सारे मैटर को साथ में जोड़े रखती है। पूरे यूनिवर्स में इस ग्लू के बिना स्टार्स, प्लैनेट, लोग और लाइट कुछ भी नहीं होगा। विज्ञान शो पेश करता है फोर्सेस ऑफ मास कंस्ट्रक्शन। दिसंबर 27, 2004। जब अमेरिका सो रहा था तब स्पेस में से लाइट की स्पीड से कॉस्मिक रेडिएशन की एक शॉक वेव आई। उसे किसी ने आते हुए नहीं देखा। रेडिएशन अर्थ से टकराई और अपर एटमॉस्फेयर का एक हिस्सा गायब हो गया। वो एस्ट्रोफिजिक्स के आज तक के सबसे जबरदस्त इवेंट्स में से एक था। बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई, उतनी जितनी सन के साइज के 2.5 लाख स्टार्स एक साल में रिलीज करते हैं। पर वो आई कहां से? एक जायंट सुपरनोवा से? या एक मैसिव ब्लैक होल से निकले जेट से? कमाल की बात यह है कि इसके लिए मिल्की वे में बहुत दूर मौजूद एक छोटा सा स्टार जिम्मेदार था, जिसकी मैग्नेटिक फील्ड इतनी स्ट्रांग थी कि वैसी साइंटिस्ट्स ने उससे पहले कभी नहीं देखी थी। 50,000 लाइट ईयर्स दूर ये छोटी सी चीज जिसका डायमीटर कुछ किलोमीटर्स था, उसमें कुछ ऐसा हुआ कि उसका असर अर्थ पर पड़ा। ये समझने के लिए कि वो छोटा सा स्टार एक खतरनाक हथियार कैसे बन गया, हमें मैग्नेटिज्म को समझना होगा। मैग्नेट्स बहुत सिंपल लगते हैं। वो या तो चिपक जाते हैं या फिर दूर रहते हैं। आप भी बचपन में मैग्नेट से खेल रहे होंगे। जब आप उन्हें पास लाते हैं तो वो अचानक ही एक दूसरे की तरफ खिंचकर आपस में जुड़ जाते हैं, पर अगर उन्हें पलट दिया जाए तो वो रिपेल करते हैं। एक मैग्नेट पुल और पुश दोनों कैसे कर सकता है? हैरान कर देने वाला जवाब है लाइट। पता चला है कि कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो एक्सचेंज होते हैं इस मैग्नेट और इस मैग्नेट के बीच, और उन पार्टिकल्स को कहते हैं फोटॉन्स। ये वही फोटॉन्स हैं जो लाइट क्रिएट करते हैं। फोटॉन्स एनर्जी के वो पैकेट्स हैं जिन्हें हमारी आंखें डिटेक्ट करती हैं आसपास की दुनिया को देखने के लिए। और क्वांटम मैकेनिक्स की अजीब सी दुनिया में मैग्नेटिज्म के लिए सबसे जरूरी चीज होती है फोटॉन्स। सब एटॉमिक लेवल पर जाने पर हम देख सकते हैं कि एक एटम में एक न्यूक्लियस होता है जिसके इर्द गिर्द एक बादल होता है इलेक्ट्रॉन्स का। एक एटम के स्ट्रक्चर के बारे में सोचिए। न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज। वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इस अट्रैक्शन को समझने के लिए क्वांटम फिजिसिस्ट्स को लगता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों थोड़ी देर के लिए फोटॉन बाहर फेंकते हैं। ऑपोजिट चार्ज पार्टिकल्स एक दूसरे की लाइट को अब्सॉर्ब करते हैं और इस वजह से वो पार्टिकल्स जुड़े रहते हैं। इस अट्रैक्टिव फोर्स को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। एटम्स खुद साथ में नहीं रह पाते अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ना होती। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से ही इंडिविजुअल एटम्स आपस में जुड़े रहते हैं, जिससे वो मॉलिक्यूल्स बनते हैं जिससे हम और हमारे आसपास की हर चीज बनी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है इसलिए मैटर है जिससे एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं। हमारे शरीर में मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स एक दूसरे से मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन से जुड़े हैं, जिसका मतलब वो लाइट की वजह से जुड़े हैं। बिना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के यूनिवर्स बिखरने लगेगा।
अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को ऑफ कर दिया जाए तो मैटर डिसॉल्व हो जाएगा। हर चीज टूट जाएगी, बिखर जाएगी। मैं तो शायद अपनी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ से खुद को बचा लूंगा, पर आप लोग नहीं बचेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हर चीज को जोड़ कर रखता है, जिससे सॉलिड होने की फीलिंग आती है। जब आप किसी चीज को छूते हैं तो वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। हमारे एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जब आप किसी चीज को छूते हैं वो फोर्सेस आपको असल में फिजिकली उसे छूने से रोकते हैं। मैं इस फ्लोर के बीच में से नीचे इसलिए नहीं गिरता हूं कि ये फ्लोर सॉलिड है। ये फ्लोर ज्यादातर खाली स्पेस है। जो मेरे शरीर के एटम्स की इलेक्ट्रिक फोर्सेस के खिलाफ मुझे ऊपर रखती है वो है फ्लोर के एटम्स की इलेक्ट्रिक फोर्सेस। उन कुछ एटम्स की वो थोड़ी सी फोर्सेस मुझे अर्थ की पूरी ग्रेविटेशनल फोर्स के खिलाफ ऊपर रखने के लिए काफी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बहुत ताकतवर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का राज है अर्थ पर और रात के आसमान पर, बल्कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस ही हैं जिन्होंने नाइट स्काई को शेप दी थी। समय में पीछे जाइए, उस समय में जब यूनिवर्स की उम्र सिर्फ 3,80,000 साल थी। उस समय कॉस्मोस सब एटॉमिक पार्टिकल का एक अशांत मिक्सचर था। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और उनके बीच फंसी हुई लाइट एनर्जी। शुरू के यूनिवर्स में एटम्स नहीं थे क्योंकि एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि चार्ज पार्टिकल्स अलग अलग एग्जिस्ट करते थे, एक बहुत गर्म और गाढ़े सूप में। फिर सब कुछ बदल गया। उस दौरान जब यूनिवर्स 1 मिनट का था और जब यूनिवर्स की उम्र 3 लाख साल थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म धीरे धीरे सामने आया और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रिक फोर्सेस महसूस होने लगी और वो जुड़कर एटम्स बन गए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ने मैटर के डायनामिक्स पर असर डालना शुरू कर दिया, जिसके बाद वो सारी चीजें बनी जो हम देखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ने इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को पास लाकर शुरू के एलिमेंट्स हाइड्रोजन और हीलियम को क्रिएट किया और इन फंडामेंटल पार्टिकल्स के बीच फंसी हुई लाइट आजाद हो जाती है। यूनिवर्स की लाइट पहली बार ऑन हुई। जिस वक्त नए एटम्स एक दूसरे के इर्द गिर्द घूम रहे थे, उनकी कंबाइंड मैग्नेटिक फील्ड ने असर दिखाना शुरू कर दिया। यूनिवर्स के सबसे छोटे मैग्नेट्स एटम्स खुद हैं। असल में वो एटम्स से भी छोटे स्केल के मिनी बार मैग्नेट्स क्रिएट करते हैं। आखिर में ये कियोटिक माइक्रोमैग्नेट जुड़ने लगते हैं और बड़ी मैग्नेटिक लाइंस पैदा करते हैं, जिन्हें मैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं। और फिर वक्त के साथ होता ये है कि मैग्नेटिक फील्ड ग्रो करना शुरू कर देती है। तो वो सारी मैग्नेटिक फील्ड जो हम आज अपने यूनिवर्स में देखते हैं, वो उन शुरू के मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है। अब इन ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड पर की गई रिसर्च से वो सब बदल रहा है जो हम स्टार्स के जन्म के बारे में सोचा करते थे। तब तक स्टार्स कैसे बनते थे? आपको 2 चीजें चाहिए होती हैं, ग्रेविटी और टाइम। पर अब हमें पता चला है कि वो प्रॉब्लम इतनी सिंपल नहीं है, कि एक्चुअली उसमें मैग्नेटिक फील्ड्स का एक बहुत अहम रोल होता है। तो ऐसा हो सकता है कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड्स ना होती तो स्टार्स भी ना होते। कभी हम सोचा करते थे कि स्टार्स को बनाना आसान होता है। गैस का एक बड़ा बादल लीजिए, उसमें ग्रेविटी मिलाइए और फिर इंतजार कीजिए। ग्रेविटी गैस को क्रश करके उसे प्लाज्मा के गर्म बॉल में बदल देती है। टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ते हैं और फ्यूजन शुरू हो जाता है और इस तरह से बनता है एक स्टार। अब साइंटिस्ट्स का मानना है कि एक अकेली ग्रेविटी काफी नहीं है स्टार बनाने के लिए। आपको मैग्नेटिज्म भी चाहिए होता है। स्टार के बनते वक्त सबसे बड़ी मूवर होती है ग्रेविटी।
मटेरियल बीच में कंडेंस होकर एक स्टार बनाता है और जब स्टार बनता है कुछ मटेरियल उसके इर्द गिर्द घूम रहा होता है और उस सेंट्रल मास से उसकी ग्रेविटी से जुड़ा होता है। पर एक प्रॉब्लम है, इसमें वो चीज होती है जिसे एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। एंगुलर मोमेंटम रोटेशन की वो फोर्स है जिससे गैस के बादल एक बनते हुए स्टार के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। वो ग्रेविटी के खिलाफ काम करके गैस को एक पतली डिस्क में फैला देता है। एंगुलर मोमेंटम और ग्रेविटी में बेसिकली मुकाबला चलता रहता है। एंगुलर मोमेंटम चीजों को बाहर स्पिन करता रहता है जबकि ग्रेविटी हर चीज को बीच की तरफ खींचती है। हम इस एंगुलर मोमेंटम को कम कर दें तो स्टार ज्यादा जल्दी बनेगा। यंग स्टार्स या प्रोटो स्टार्स सिर्फ तब जगमगा सकते हैं अगर बीच का गैस क्लाउड एक बेहद गर्म डेंस स्टेट में पहुंच जाए। पर सेंटर के इर्द गिर्द वो डिस्क इतनी तेजी से घूमती है कि ग्रेविटी अपना काम नहीं कर पाती है। अब साइंटिस्ट्स समझ चुके हैं कि यहाँ एक तीसरी फोर्स भी अपना काम करती है। यहाँ पर मैग्नेटिज्म अपना असर दिखाता है। एक प्रोटोस्टार यानी नए बन रहे स्टार का मैग्नेटिज्म डिस्क पर असर डाल सकता है। वो उसकी स्पीड को कम करके स्टार को बनने में मदद करता है। फॉर्मिंग स्टार में घूमती हुई डिस्क और उसके आसपास की डिस्क बहुत शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड पैदा करती है। ये फील्ड्स तेजी से घूम रहे पार्टिकल्स को पकड़कर उनकी रफ्तार कम कर देती है। मैग्नेटिज्म एक कॉस्मिक ब्रेक की तरह काम करता है। वो थोड़ा धीमा होकर आखिर में स्पाइरल की तरह घूमकर सेंटर में जाता है। ग्रेविटी जीतने लगती है। ग्रेविटी उस एंगुलर मोमेंटम को हरा देती है और स्टार बन जाता है। ग्रेविटी गैस डिस्क को अंदर की तरफ खींचती है, उसे तब तक क्रश करती है जब तक गैस डेंस होकर जल नहीं जाती है। इस तरह स्टार पैदा होता है। ये हमारा यूनिवर्स है। अब से 1200 करोड़ साल पहले गैस से भरे कॉस्मॉस में हर जगह फ्लैशेस हैं और ग्रेविटी और मैग्नेटिज्म हाइड्रोजन गैस के क्लाउड्स को क्रश करके स्टार बना रहे हैं। इनमें से कुछ बड़े स्टार्स अपने हाइड्रोजन फ्यूल को बहुत जल्दी जला देते हैं। फ्यूजन की पावर के बिना उनके पास ग्रेविटी से लड़ने के लिए कुछ नहीं है। कभी कभी इनमें एक वायलेंट मैग्नेटिक डेथ हो सकती है जिससे स्टार कोलैप्स होकर एक सुपरनोवा के रूप में फटता है। स्टार की बाहर की गैसी लेयर स्पेस में बिखर जाती है। आखिर में स्टार का कोर अंदर की तरफ क्रश होता है जिससे उसका मैग्नेटिज्म सुपर चार्ज हो जाता है। अगर आप स्टार्स को देखें तो लगभग सभी स्टार्स के सरफेस पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है। होता यह है कि जब एक स्टार मरता है और कोलैप्स हो जाता है तो भी मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही रहती है। तो मान लीजिए कि अगर किसी स्टार का सरफेस एरिया 1000 या 10,000 गुना कम होता है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी उतने गुना बढ़ जाती है। जैसे जैसे सुपरनोवा का कोर कोलैप्स होता रहता है, मैग्नेटिक फील्ड्स इंटेंसिटी बढ़ती जाती है। इस सब के आखिर में आपको 19.3 किलोमीटर चौड़ी एक बॉल मिलती है जिसे कहते हैं मैग्नेटार। इन डेंस बॉल्स में बहुत बहुत ताकतवर मैग्नेटिक फील्ड्स होती है, बल्कि पूरे यूनिवर्स में सबसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है। वो मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की फील्ड से करोड़ों गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है। एक मैग्नेटर के बहुत पास जाने पर उसकी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आपके टुकड़े टुकड़े कर सकती है, क्योंकि आपके एटम्स इतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के दायरे में एक साथ नहीं रह पाते हैं। हमारे यूनिवर्स में अब भी वैसे विशाल स्टार्स हैं जो मैग्नेटार्स बना सकते हैं, और साइंटिस्ट्स ऐसे 23 मैग्नेटार्स के बारे में जानते हैं जो हमारी गैलेक्सी में है, और इनमें से एक SGR 180620 जो अर्थ से 50,000 लाइट ईयर्स दूर है, वही मैग्नेटिक मॉन्स्टर है जिसने 2004 में अर्थ पर हमला किया था। वो ब्लास्ट एक स्टार क्वेक से ट्रिगर हुआ था।
वो एक अर्थक्वेक की तरह होता है पर एक स्टार पर, और स्टार का क्रस्ट इतना सा स्लिप हुआ था, लिटरली लगभग 1 सेंटीमीटर जितनी चौड़ी आपकी उंगली है। पर वो इस प्लेनेट पर हुए किसी भी अर्थक्वेक से बहुत ज्यादा ताकतवर था, करोड़ों गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग, और मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर के मैटर से जुड़ी हुई थी। तो जब क्रस्ट स्लिप हुआ, मैग्नेटिक फील्ड स्लिप हुई और उससे एनर्जी का एक कितना पावरफुल ब्लास्ट हुआ कि उसने 50,000 लाइट ईयर्स दूर हमारे प्लेनेट पर फिजिकली असर डाला। हमारी किस्मत अच्छी है कि ऐसा गैलेक्सी में बहुत ज्यादा दूर हुआ। अगर ये चीज पास होती तो उसका हम पर बहुत ज्यादा असर हुआ होता। अगर मैग्नेटार हमारे अर्थ से 1-2 लाइट ईयर्स दूर होता तो वो हमारे प्लैनेट को बर्बाद कर सकता था। ऐसी रेडिएशन की सिर्फ एक बर्स्ट हमारे एटमॉस्फेयर को लिटरली हटा सकती है। एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो सांस लेने के लिए हवा नहीं होगी, सारे जानवर मर जाएंगे। एयर प्रेशर के बिना समुद्र उबलकर उड़ जाएंगे। अर्थ पत्थर की एक निर्जीव बॉल बनकर स्पेस में घूमता रहेगा। यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं जो एक दूसरे से टकराती रहती हैं, उनमें से सबसे खतरनाक की लिस्ट पर मैग्नेटार सबसे ऊपर है। बहुत बहुत ही डरावने हैं। मैग्नेटार्स के वायलेंट जन्म के दौरान सुपरनोवाज मिल्की वे में शॉक वेव्स भेजते हैं। साइंटिस्ट्स को इन शॉक वेव्स में कॉस्मोस की कुछ सबसे बड़ी मैग्नेटिक फील्ड की ओरिजिन के सुराग मिल रहे हैं। वो मैग्नेटिक फील्ड इतनी बड़ी है कि उन्होंने हमारी पूरी गैलेक्सी को ढक रखा है। हम अपने गैलेक्सी मिल्की वे को कई सदियों से स्टडी कर रहे हैं। वहां मौजूद गैस, डस्ट और 20,000 करोड़ स्टार्स की मैपिंग कर चुके हैं। पर पता चला है कि हम कुछ मिस कर रहे हैं, कुछ बहुत बड़ा। हमारी गैलेक्सी की एक एज से दूसरी एज तक मैग्नेटिक फील्ड का बड़ा जाल बिछा हुआ है। वो मिल्की वे का अकेला सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है। एक अकेले एटम की मैग्नेटिक फील्ड हो सकती है, एक बॉब मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड हो सकती है, हमारे प्लेनेट की है, सन की है, और यहाँ तक कि गैलेक्सी जैसे बड़े स्ट्रक्चर्स में भी है। गैलेक्टिक मैग्नेटिक फील्ड बहुत बड़ी है। बेसिकली वो पूरे मिल्की वे के बराबर है। वो मैग्नेटिक फील्ड जो हमारी स्पिनिंग गैलेक्सी पर है, वो 1,50,000 लाइट ईयर्स चौड़ी और 30,000 लाइट ईयर्स गहरी है। जो एस्ट्रोनॉमर्स गैलेक्टिक फील्ड को बनाने वाली मैग्नेटिक लाइंस के मैप को एनालाइज कर रहे हैं, उन्हें एक अजीब बात पता चली है। हमारी गैलेक्सी के स्टार्स और गैस क्लाउड्स की स्लिंग मूवमेंट उतनी मैग्नेटिज्म पैदा नहीं कर सकते हैं जितनी असल में है। मतलब कुछ और भी है जो वहां पर विशाल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। ये सारी बड़ी मैग्नेटिक फील्ड आती कहां से है? वो मैग्नेटिक फील्ड कहां से आ रही है जो पूरी गैलेक्सी पर छाई हुई है? साइंटिस्ट्स को इन मिस्टीरियस मैग्नेटिक फील्ड की ओरिजिन के सुराग बहुत पहले खत्म हो चुके स्टार के अवशेषों में मिले। कैसियोपिया ए एक सुपरनोवा का अवशेष है, गैस और डस्ट की एक विशाल बॉल जो एक स्टार के फटने के बाद स्पेस में बिखरी थी। उसके फैलते हुए गैस के एनवलप के साथ मैग्नेटिक फील्ड के एवोल्यूशन को ट्रैक कर रहे एस्ट्रोनॉमर्स को पता चला है कि रेमंड के किनारों पर फील्ड्स आसपास के इंटरस्टेलर गैस के बादलों से टकराकर सुपरचार्ज हो जाती है। तो क्या जो एक्स्ट्रा मैग्नेटिज्म हम आज मिल्की वे में देख रहे हैं उसकी वजह सुपरनोवा शॉकवेव्स है? कॉस्मोलॉजिस्ट की एक नई ब्रीड ये जानने का फैसला कर चुकी है। जेना मायनेका लैब में सुपरनोवा शॉकवेव्स को सिमुलेट करने के लिए दुनिया के सबसे पावरफुल लेजर्स का इस्तेमाल कर रही है।
मैं बड़े लेजर्स बल्कि अर्थ के सबसे बड़े लेजर्स से ऐसे सुपरनोवास क्रिएट करती हूँ जो आसानी से आपके हाथ की हथेली में फिट हो सकते हैं। जेना एक्सपेरिमेंट की शुरुआत लेजर टारगेट एरिया में कार्बन रॉड का एक छोटा सा पीस रख के करती है। हम गैस से भरे एक चेम्बर में इस कार्बन रॉड टारगेट पर सभी 6 लेजर बीम्स डाल देते हैं। तो होता यह है कि ये मटेरियल बैलिस्टिकली एक्सपैंड होता है जिससे एक शॉक वेव्स पैदा होती हैं और हमें उम्मीद होती है कि ये शॉक वेव्स मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी। ऑलराइट, शॉक के लिए लॉक कर रही हूँ। सब बाहर चलो। हाँ लेजर बे, दिस इज टारगेट एरिया वेस्ट। हम लॉकडाउन हैं और शॉट के लिए रेडी हैं। सभी 6 बीम्स पर फुल एनर्जी दीजिए। लेजर ऑपरेशन टीम छोटे कार्बन टारगेट पर फोकस करती है। लेजर टारगेट को 10 लाख डिग्री से भी ज्यादा तक गर्म कर देता है। कार्बन फटता है, एक शॉक वेव पैदा होती है जो चेंबर में मौजूद गैस में आगे बढ़ती है। सक्सेस, सब ठीक रहा। तो ऐसा लग रहा है कि हमारी लेजर ने टारगेट को अच्छे से हिट किया है। हम यहाँ एक ब्यूटीफुल शॉकवेव निकलती हुई देख रहे हैं। तो लेजर यहाँ से अंदर आया, हमारी कार्बन रॉड को हिट किया। ये वो सारा मलबा है जो बहुत तेजी से बाहर जाता है और ये वो शॉकवेव है जो इसकी वजह से जनरेट हुई है। चेंबर के अंदर मौजूद डिटेक्टर से कंफर्म हो गया कि शॉक वेव्स के आसपास की गैस को हिट करने के बाद स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स जनरेट हुई थी। तो ये शॉक वेव स्पेस में मूव कर रही हैं और इसकी वजह से इन हिस्सों में ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है। जेना को लगता है कि एक इसी तरह की प्रोसेस स्पेस में बड़ी मैग्नेटिक फील्ड पैदा करती है। सुपरनोवा शॉक वेव्स विशाल इंटरस्टेलर क्लाउड्स से एक सुनामी की तरह टकराती है। अशांत गैस का एक बादल बहुत तेजी से ऊपर उठता है। गैस क्लाउड के अंदर चार्ज्ड पार्टिकल्स एक दूसरे से टकराते हैं, जिनसे वो पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड स्पेस में दूर तक पहुंच जाती है। तो अब वहां पर कई चार्ज पार्टिकल्स मिक्स होते हैं जो घूम रहे हैं, अशांत हैं और आगे बढ़ रहे हैं। जहां पर भी इस तरह की एक्टिविटीज होती हैं वहां मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं। मिल्की वे में जो भी एक्सेस मैग्नेटिज्म है उसकी एक बड़ी वजह सुपरनोवा शॉक वेव्स है, पर वो उसकी अकेली वजह नहीं है, क्योंकि सिर्फ वही एक कॉस्मिक फिनोमिनन नहीं है जिसमें शॉक देने की पावर है। सब कुछ निगल जाने वाले ब्लैक होल्स स्पेस में सुपर हीटेड मैटर के जेट्स को ब्लास्ट करते हैं। ये जेट्स गैस क्लाउड्स को चीरते हुए आगे बढ़ते हैं, जिससे और टर्बुलेंस पैदा होता है और उससे ज्यादा पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड्स जनरेट होती है। और कभी कभी गैस क्लाउड्स आपस में इतनी बुरी तरह भिड़ते हैं कि उससे जोरदार मैग्नेटिक तूफान पैदा होते हैं। शॉक वेव्स उन एस्टेरॉयड की तरह हैं जो मिल्की वे की मैग्नेटिक पावर को बढ़ाती है, और इस मैग्नेटिक बल्क की डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्मोलॉजी की एक सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक को समझने के लिए अहम हो सकती है। रात के आसमान में से 1 लाख करोड़ स्टार्स गायब क्यों हैं? हमारी गैलेक्सी में कुछ गड़बड़ है। यहां स्टार्स कम हैं। मिल्की वे में 20,000 करोड़ से भी ज्यादा स्टार्स हैं जो एक फ्लैट स्पाइरल में अरेंज्ड हैं, पर वहां पर कई और स्टार्स होने चाहिए। मिल्की वे के बारे में एक बात समझना मुश्किल है कि इसमें इतने कम स्टार्स क्यों हैं। हमारे मिल्की वे में इससे 10 गुना ज्यादा स्टार्स होने चाहिए, पर नहीं है। तो सबसे बड़ा सवाल है क्यों? पुरानी फिजिक्स के नियमों के अनुसार मिल्की वे को और बड़ा होना चाहिए, क्योंकि वो गैस और डस्ट के विशाल बादलों से घिरी हुई है जो नए स्टार्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। लगभग 100 करोड़ सालों के दौरान मिल्की वे की ग्रेविटी को इन क्लाउड्स को अपनी सीमाओं में खींच लेना चाहिए था,
पर कॉस्मोलॉजिस्ट्स को अब लगता है कि मैग्नेटिक फील्ड स्टार बनने में इंटरफेयर कर रही है। ऑप्शन इंटरफेयर कर रही है। ऐसी बहुत सारी गैस हैं जो गैलेक्सी के बाहर से आती हैं और चाहती हैं कि वो अंदर आ जाएं ताकि स्टार्स के बनने के काम आ सके। वो क्या चीज है जो वहां मौजूद गैस और डस्ट को स्टार में बदलने से रोकती है? हो सकता है वो मैग्नेटिक फील्ड्स हो। मैग्नेटिज्म ने मिल्की वे को बड़ा होने से कैसे रोका? 1000 करोड़ साल पहले नया बना मिल्की वे स्टार्स की एक बड़ी बॉल से ज्यादा कुछ नहीं था, पर समय के साथ स्पिन की वजह से यह बॉल एक डिस्क में बदल गई। ग्रेविटी और स्टार्स को खींचती गई, डिस्क और बड़ी होती गई। उस मैटर को कोलैप्स करने में सबसे पहला हाथ था ग्रेविटी का, जिससे गैलेक्सीज बनी। फिर जब मैटर हरकत में आकर आपस में टकराने लगता है, मैग्नेटिक फील्ड्स इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। शुरू की सुपरनोवा शॉक वेव्स टर्बुलेंस पैदा करती है, जिससे नई बनी मिल्की वे डिस्क में मैग्नेटिक फील्ड फैल जाती है। डिस्क के घूमने के साथ ही ये फील्ड लाइंस नए बने गैलेक्सी के इर्द गिर्द मैग्नेटिज्म की एक चादर बुन देती है। यहाँ एक प्रॉब्लम है। हमारी गैलेक्सी में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पूरा जाल है और ये मैग्नेटिज्म चीजों को गैलेक्सी के सेंटर में गिरने से रोक सकता है। इस जाल ने मिल्की वे में स्टार फॉर्मेशन में रुकावटें पैदा की हैं। मैग्नेटिक फील्ड्स उस गैस को बाहर रखने में अहम भूमिका निभाती हैं। वो स्टार्स के बनने पर रोक लगाती हैं। उनकी वजह से मिल्की वे में स्टार्स उतना जल्दी नहीं बन पाते हैं जितना जल्दी बनने चाहिए। मिल्की वे के इर्द गिर्द मौजूद मैग्नेटिक फील्ड गैस को अंदर गिरने से रोककर उसे नया स्टार नहीं बनाने देती है, पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड गैलेक्सी की फ्लैट डिस्क के इर्द गिर्द भी होती है। एक नई थियरी के मुताबिक इन इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड का गैलेक्सी के एवोल्यूशन में बहुत बड़ा रोल हो सकता है। वो स्टार्स के डिस्ट्रीब्यूशन पर असर डालती है और उनमें हमारा अपना सन भी शामिल है। इसका सुराग अर्थ से 27 लाख लाइट ईयर्स दूर से आया है। साइंटिस्ट्स ने जब ट्रायंगुलम गैलेक्सी को देखा तो उन्हें कुछ ऐसा दिखा जो हैरान कर देता है। स्टार्स का जन्म हो रहा है। सब गैलेक्सी की स्पाइरल आर्म पर मौजूद हैं, जहां विशाल मैग्नेटिक फील्ड अलाइंड है। देखने पर ऐसा लग रहा था कि जहां पर स्टार्स बन रहे थे वहां पर गैस के बादल भी थे और वो अलाइंड थे। इस अलाइनमेंट के पीछे जो एक वजह हो सकती है वो है एक्टिव मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चार्ज पार्टिकल्स के लिए सुपर हाईवेज की तरह होती हैं। चार्ज पार्टिकल्स उन पर चलना चाहते हैं। गैलेक्सी के अंदर गैस क्लाउड्स में चार्ज्ड पार्टिकल्स को मैग्नेटिक फील्ड स्पाइरल पर अरेंज कर देती है। यहाँ पर गैस क्लाउड्स डेंस हो जाते हैं और इसीलिए स्टार फॉर्मेशन हो पाती है। ग्रेविटी ही गैलेक्सी के फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार है, पर मैग्नेटिज्म ने शायद गैलेक्सी को वो बनाया जो वो है। अगर आज मिल्की वे में कम स्टार्स दिखते हैं तो हो सकता है उसके पीछे मैग्नेटिज्म हो सकता है उसी ने स्टार की पोजीशन भी सेट की हो, जिनमें अर्थ का सबसे करीबी स्टार सन शामिल है। सन हमें वो एनर्जी देता है जिस पर अर्थ की ज्यादातर लाइफ डिपेंड करती है, पर अगर उसे संभलने के लिए मैग्नेटिज्म ना होता तो वही एनर्जी हमारा नामो निशान मिटा देती। लगता है अर्थ के डिफरेंसेस कमजोर होते जा रहे हैं। अर्थ का घूमता मोल्टन कोर एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है जो पोल्स से निकलकर पूरे प्लैनेट को मैग्नेटिज्म की एक चादर में ढक देता है। ये अदृश्य फील्ड फोर्स सन से आ रहे खतरनाक चार्ज्ड पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट करती है और हमें और हमारे एटमॉस्फेयर को तबाह होने से बचाती है। अब साइंटिस्ट्स को डर है कि हम अपनी इस जरूरी सुरक्षा को खोते जा रहे हैं।
पिछले तकरीबन 200 सालों में ये 10% तक कमजोर हुई है और अगर ये इसी तरह जारी रहा तो कुछ हजार सालों में ये पूरी तरह खत्म हो सकती है। अगर ये हमेशा के लिए गायब हो गई तो आगे चलकर हमारे लिए बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अगर हमने अपनी मैग्नेटिक प्रोटेक्शन खो दी तो अर्थ का क्या होगा? ये जानने के लिए हमें बस अपने पड़ोसी प्लैनेट को देखना है। हो सकता है कभी मार्स एक मोटे एटमॉस्फेयर और सतह पर पानी के साथ अर्थ जैसा रहा हो। अब वो ऐसा नहीं है। क्यों? हमें मालूम है कि मार्स के पास स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, मतलब कि वो खुद को सोलर विंड से नहीं बचा सकता है। वो पार्टिकल सन से निकलते हैं, मार्स के एटमॉस्फेयर से टकराते हैं और उसे बर्बाद कर देते हैं। उसके एटमॉस्फेयर को सोलर विंड ने हटा दिया था क्योंकि उसके पास मैग्नेटिक फील्ड का सुरक्षा कवच नहीं था। आज अगर हम मार्स को देखें तो वो ठंडा है, बंजर है, निर्जीव है क्योंकि उसके पास एटमॉस्फेयर नहीं है। तो क्या एक दिन हमारा प्लैनेट भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड को खोकर मार्स की तरह बंजर हो जाएगा? जियोफिजिसिस्ट डैन लेथरप और उनकी टीम ने अर्थ के कोर का एक रेप्लिका बनाया है ताकि ये मैग्नेटिक फील्ड के एवोल्यूशन को फास्ट फॉरवर्ड में प्ले कर सके। लेथरप जानना चाहते हैं कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का कम होना बढ़ने और घटने की एक नॉर्मल साइकिल है या इस बात का सिग्नल है कि वो मैग्नेटिक फील्ड एक दिन बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इस तरह का एक्सपेरिमेंट हमें अर्थ के कोर को ज्यादा करीब से समझने में बहुत मदद करता है। लिक्विड आयरन इतना गर्म होता है कि उसे हैंडल करना मुश्किल होता है, तो लेथरप अपनी 10 फुट की बॉल को 12.5 टन लिक्विड सोडियम मेटल से भर देते हैं। इस एक्सपेरिमेंट के जरिए हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये लिक्विड सोडियम का घूमता हुआ टर्बुलेंस मास किस तरह से इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, और ये समझने की कोशिश करते हैं कि प्लैनेट्स के अंदर ये सब कैसे होता होगा। लेथरप मोटर स्टार्ट करते हैं। बॉल उसी तरह घूमती है जैसे हमारा प्लैनेट घूमता है, पर 3,50,000 गुना तेज स्पिन हो रही बॉल के अंदर पिघला हुआ सोडियम घूमने लगता है। चार्ज्ड पार्टिकल्स कोर के इर्द गिर्द घूमते हैं। ओके, सब ठीक है, दिखने लगा है। बॉल के पोल्स से एक मैग्नेटिक फील्ड निकलती है और वैसे ही दिखती है जैसी अर्थ को प्रोटेक्ट करती है। लेथरप बॉल की मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ में आए डिप्स को मेजर कर रहे हैं, पर ये डिप्स रिकवर करके फिर ऊपर जा रहे हैं। लेथरप ने यह भी देखा है कि इनके एक्सपेरिमेंट के मैग्नेटिक पोल्स यहां वहां जा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि साइंटिस्ट्स ने देखा है कि अर्थ के पोल्स पर भी ऐसा ही होता है। जब हम अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को देखते हैं तो पता चलता है कि जिस डायरेक्शन में कंपास पॉइंट करते हैं वो हर साल कई किलोमीटर की दर से नॉर्थ की तरफ सरक रही है। वो कनाडा से शिफ्ट होकर अब साइबेरिया की तरफ जा रही है। अब वो साइबेरिया की तरफ और उससे आगे जाती रहेगी या फिर वो पीछे हटकर फिर से कनाडा की तरफ आ जाएगी, ये कहना मुश्किल है कि क्या होगा। फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की कोशिश में साइंटिस्ट्स हमारे प्लैनेट के मैग्नेटिक पास्ट में सुराग ढूंढते हैं। जियोलॉजिस्ट जेनी रेडेबा हवाई में है। यहाँ दुनिया का सबसे एक्टिव वोल्केनो केलावेया है। अर्थ की मैग्नेटिक हिस्ट्री को स्टडी करने के लिए इससे अच्छी नेचुरल लैब नहीं हो सकती है। लावा के बहाव की सबसे अच्छी बात यह है कि वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर ट्रैप करके एक ही जगह पर फ्रीज हो जाते हैं। तो अब अगर हम इन लावा फ्लो से रॉक्स को उठाएंगे, हम जान पाएंगे कि पास्ट में मैग्नेटिक फील्ड की ओरिएंटेशन कैसी थी। लावा में आयरन के पार्टिकल्स होते हैं। पिघलने के बाद ये आयरन पार्टिकल्स अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से असेंबल हो जाते हैं। फिर जब लावा ठंडा होता है ये ओरिएंटेशन वहीं पर लॉक हो जाती है। हिस्टोरिक लावा फ्लोज के लेयर की खुदाई के बाद साइंटिस्ट्स को वो मैग्नेटिक रिकॉर्ड्स मिले हैं जो उन्हें करोड़ों साल पीछे ले जाते हैं।
और इससे पता चलता है कि अर्थ की फील्ड सिर्फ कमजोर होती और हिलती ही नहीं है, बल्कि समय समय पर ये पूरी फील्ड पलट जाती है। नॉर्थ और साउथ पोल्स सच में आपस में जगह बदल लेते हैं। पहले फील्ड एक डायरेक्शन में अलाइन थी, फिर जब हम उस लावा रॉक के कॉलम में थोड़े और ऊपर आए तो पता चला कि वो बिल्कुल ही ऑपोजिट डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, आज के मुकाबले 180 डिग्रीज पर। ऐसा कई बार होता है। इससे हमें पता चलता है कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड दिशा बदलती है, रेगुलर बेसिस पर नहीं, पर कभी कभी। दो चेंजेस के बीच लाखों साल का या करोड़ों साल का फासला हो सकता है, पर ये बात पक्की है कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ और साउथ में फ्लिप करती है। तो अगले मैग्नेटिक समरसॉल्ट का अर्थ के जीवन पर क्या असर पड़ेगा? हैरान करने वाला जवाब है बहुत कम असर। बायोलॉजिस्ट्स ने अर्थ के फॉसिल रिकॉर्ड्स को गहराई में जाकर देखा है और पता चला है कि मैग्नेटिक फ्लिप्स से सब कुछ खत्म नहीं हो जाता है। इसमें इतना टाइम नहीं लगता है कि हम बहुत देर तक अनप्रोटेक्टेड रहें और जीवन का नामो निशान मिट जाए। हमें किसी भी मैग्नेटिक फील्ड फ्लिपिंग इवेंट के आसपास मास एक्सटिंक्शन इवेंट्स नहीं मिले हैं, मतलब कि ये सब जल्दी होता होगा। अर्थ की मैग्नेटिक शील्ड ने जीवन को सन की रेडिएशन से करोड़ों सालों से बचा कर रखा है और आगे भी ऐसा ही होगा, पर हम अपने एंशिएंट एंसेस्टर्स से अलग हैं। हम अपनी टेक्नोलॉजी को पावर देने वाली हर डिवाइस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की ताकत इस्तेमाल करते हैं और इसीलिए इससे एक ऐसा खतरा पैदा हो सकता है जो इंसान को उसके घुटनों पर ले आए। हो सकता है इंसान धीरे धीरे एक बड़ी तबाही की तरफ बढ़ रहा हो। हमने अपनी सिविलाइजेशन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की नींव पर खड़ा किया है, पर आसमान में एक खतरा है जो एक ही पल में सब कुछ खत्म कर सकता है। हम अपनी लाइफ के लिए और अपनी सिविलाइजेशन के लिए सन पर डिपेंड करते हैं, पर वो हमसे ये सब कुछ बहुत आसानी से छीन सकता है। हमारे हर तरफ वायर्स हैं, उनमें करंट फ्लो करता है, पर यह इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं ना कहीं सन की एक्टिविटी से बर्बाद हो सकता है। हमारे प्लैनेट की मैग्नेटिक फील्ड हमें रोज सन की सोलार विंड से बचाती है, पर सन की भी एक मैग्नेटिक फील्ड है और कभी-कभी उसकी मैग्नेटिक लाइंस भारी तबाही की हथियार बन जाती है। ये मैग्नेटिक वेपन्स स्टार में बहुत अंदर बनाए जाते हैं। सन अंदर से गर्म है, तो वो गर्म मटेरियल बीच से ऊपर उठता है, सरफेस की तरफ जाकर फिर वापस चला जाता है। इस प्रोसेस को कन्वेक्शन कहते हैं। तो ये चार्ज पार्टिकल यहाँ वहाँ जाते हैं और एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं, पर सन अर्थ की तरह नहीं है। अर्थ की सिर्फ एक मैग्नेटिक फील्ड है, एक बार मैग्नेट की तरह, जबकि सन में करोड़ों छोटी मैग्नेटिक फील्ड्स हैं जो एक दूसरे के इर्द गिर्द रोल करती रहती हैं। फिर सन का एक हैरान कर देने वाला फीचर इन ढेर सारी मैग्नेटिक फील्ड को मरोड़ कर रख देता है। पूरा सन स्पिन करता है, पर वो एक ठोस ऑब्जेक्ट नहीं है। असल में उसका इक्वेटर पोल से ज्यादा तेज स्पिन करता है, जिससे सन ट्विस्ट हो जाता है। और जब आप मैग्नेटिक फील्ड को ट्विस्ट करते हैं, उनमें और ज्यादा एनर्जी भर जाती है। मैग्नेटिक फील्ड बहुत सारी एनर्जी स्टोर कर सकती है और सन के पास उसकी कोई कमी नहीं है। अगर वो वैसी ही रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर कभी कभी ये मैग्नेटिक फील्ड्स टूट जाती हैं। जब एक मैग्नेटिक फील्ड टूटती है तो उसमें मौजूद सारी एनर्जी रिलीज होती है। सन की सतह फटती है और उसमें से बहुत तेजी से पार्टिकल्स का एक मैग्नेटिकली चार्ज्ड तोप का गोला निकलता है, जिसे कोरोनल मास इजेक्शन या CME कहते हैं। एक कोरोनल मास इजेक्शन ये एनर्जी छोड़ता है। उसमें से बहुत सारे, जैसे कि लगभग 100 करोड़ टन सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं जो सन से बाहर निकलकर प्लैनेट्स के बीच की स्पेस में जाते हैं। पार्टिकल्स के इस क्लाउड्स की अपनी मैग्नेटिक फील्ड होती है जो उसके साथ चलती है, और अगर वो अर्थ से टकरा जाए तो वो हमारी मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट कर सकती है।
जब एक CME अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से टकराती है तो उस टकराव से उन पावर लाइंस में इलेक्ट्रिकल करंट अचानक बढ़ सकता है, जो हमारे घरों और बिजनेस तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाती है। हमारा पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी पावर लाइंस, ट्रांजिस्टर्स, वो सारी चीजें जो इस करंट को एब्जॉर्ब कर सकती हैं, ये सर्किट को ओवरलोड करके ब्लैकआउट कर सकती हैं, जिससे हमें बहुत परेशानी हो सकती है। अर्थ को हर साल लगभग 150 CMEs हिट करते हैं। ज्यादातर छोटे होते हैं और उनसे ज्यादा से ज्यादा ब्लैकआउट होते हैं। पर सन हमारी तरफ सब कुछ खत्म करने वाला CME भी फायर कर सकता है। पहले चार्ज्ड पार्टिकल्स की ये बड़ी कैनन बॉल अर्थ के चक्कर लगा रहे सैटेलाइट से टकराएगी। एक बड़े सोलर स्टॉर्म से सैटेलाइट्स में शॉर्ट सर्किट हो सकता है। हमारी कम्युनिकेशन, हमारा GPS बंद हो सकता है। GPS को दुनिया की हर एक स्टॉक मार्केट इस्तेमाल करती है। सैटेलाइट के बिना दुनिया का फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रैश कर जाएगा। एयरप्लेन्स उड़ान नहीं भरेंगे, शिपिंग लाइंस बंद हो जाएंगी, मोबाइल फोन कम्युनिकेशन डेड हो जाएगी। हम उन चीजों पर इतने ज्यादा डिपेंडेंट हो चुके हैं कि उनके बिना सब कुछ ठप हो जाएगा। सैटेलाइट्स को बर्बाद करने के बाद CME की एनर्जी का असर अर्थ पर होगा। पावर लाइंस में ज्यादा इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो करने लगेगा। पूरे प्लेनेट के पावर ग्रिड्स ओवरलोड हो जाएंगे। सबस्टेशंस में चिंगारियों की झड़ी लग जाएगी। वो एक एक्सट्रीम सोलर इवेंट हो सकता है। ऐसा एक्सप्लोजन हो सकता है जैसा आपने पहले कभी ना देखा हो। ऐसा हो सकता है कि पूरे यूनाइटेड स्टेट्स की बिजली उड़ जाए और ब्लैकआउट हो जाए। उस इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने और नए सैटेलाइट को लॉन्च करने में कई साल और करोड़ों डॉलर्स लगेंगे। एक बड़ा स्टॉर्म हमारी सिविलाइजेशन को घुटनों पर ला सकता है। मैग्नेटिज्म हमारी सोसाइटी को बर्बाद कर सकता है, लेकिन अब हम अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैबिट को नहीं छोड़ सकते हैं। यही फोर्स हमें बचाती है। उसी की वजह से हमारे प्लेनेट पर जीवन है। उसी ने हमारे सन और हमारी गैलेक्सी को बनाया है। मैग्नेटिज्म नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। मैग्नेटिज्म का असर हर चीज पर पड़ता है, चाहे वो गैलेक्सीज का बनना हो, स्टार्स का बनना हो, या वो प्रोसेसेस हो जिनकी वजह से हम जिंदा हैं। मैग्नेटिज्म के बिना हम यूनिवर्स में नहीं रह सकते हैं। एटम से लेकर कॉस्मोस की हर चीज के बनने में मैग्नेटिज्म का हाथ है। ये सही मायनों में अल्टीमेट फोर्स ऑफ मास कंस्ट्रक्शन है। मैटर की जो नेचर है वो मैग्नेटिज्म की वजह से है। अर्थ पर एटमॉस्फेयर है, वाटर है, तो वो मैग्नेटिज्म की वजह से है। याद रखिए कि अगर आप यहाँ पर हैं तो उसकी वजह भी मैग्नेटिज्म है।